हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन बीएससी थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट पेपर्स के या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बॉटनी के अंदर बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर फर्स्ट है, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी, इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें यूनिट फर्स्ट जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या उसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपना डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यूनिट सेकंड के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है यूनिट सेकंड जो है वो शूट सिस्टम यानी कि प्ररोह तंत्र से संबंधित है, तने से संबंधित है, जिसमें तने की संरचना, तने के अंदर किस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक है, इन सब के बारे में टॉपिक जो है वो यूनिट सेकंड के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा वो है शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम या प्ररोह शीर्षस्थ विभ्योतक। प्ररोह शीर्षस्थ विभ्योतक क्या होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन, शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन या इसके संगठन को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों के बारे में भी अपन को बात करनी है। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्ररोह शीर्ष विभ्योतक क्या होता है, प्ररोह शीर्ष विभ्योतक के संगठन को समझाने के लिए दिए गए सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम और उसके ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसके संगठन से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो कैम्बियम है वो क्या होता है, कैम्बियम के क्या फंक्शंस है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा शूट या शूट सिस्टम के अंदर ही, प्ररोह तंत्र के अंदर ही जो डाइकोट स्टेम है उसकी कुछ एनोमेलस स्ट्रक्चर्स, उसकी कुछ असंगत संरचनाएं। तो सेकंड क्वेश्चन चलो अपन ये बता देते हैं, एनोमेलस स्ट्रक्चर्स, एनोमेलस स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइकोट स्टेम। द्विबीजपत्री तने में जो प्राथमिक संरचनाएं हैं उसमें कुछ जो एनोमेलस या असंगत संरचनाएं हैं उनके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, और पूछा गया भी है, शायद 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम के क्या फंक्शंस है, ये भी शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन, कैम्बियम क्या है, कैम्बियम कितने प्रकार की हो सकती है और कैम्बियम के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंडरी ग्रोथ है स्टेम के अंदर, तने के अंदर, स्पेशली डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर ही कुछ शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे एनुअल रिंग या वार्षिक वलय क्या होती है, इसी प्रकार से टाइलोसिस क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से हार्टवुड और सैपवुड क्या होती है, रस कास्ट और अंत्यकास्ट क्या होती है। इनसे भी कई बार एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट टाइप या संक्षिप्त टिप्पणी वाले प्रश्न जो है वो इनसे भी पूछे गए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली यदि अपन देखें तो ये 4 टॉपिक्स हैं। यहाँ पर स्टेम की सेकेंडरी जो ग्रोथ है या स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, चाहे वो डाइकोट स्टेम की बात कर लीजिए, चाहे आप मोनोकोट स्टेम की बात कर लीजिए, कम से कम एक एग्जाम्पल से डाइकोट और मोनोकोट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट सेकंड से कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम या प्ररोह शीर्षस्थ विभ्योतकी।
देखिए शूट एपिकल मेरिस्टेम या प्ररोह शीर्षोत्तक विभज्योतक क्या होता है, किसी भी स्टेम या तने के एपिकल पार्ट के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक होता है, जिसकी वजह से शूट के अंदर लगातार प्राइमरी ग्रोथ होती है, या ये कह सकते हैं लगातार उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उस मेरिस्टेमेटिक पार्ट को शूट एपिकल मेरिस्टेम या फिर प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। अब ये जो प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक है उसका ऑर्गेनाइजेशन या उसका संगठन कैसे होता है, वो किन चीज़ों से, कौन से ऊतकों से मिलकर के बनता है, कौन सी परतों से मिलकर के बनता है, इसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने या फिर उस शूट एपेक्स मेरिस्टेम से किस प्रकार से ग्रोथ या वृद्धि होती है। देखिए शूट एपिकल मेरिस्टेम में जब लीफ प्राइमोर्डिया निकली हुई होती है, जहां से पत्ती का उद्भव होगा, यदि वो भी शूट एपिकल मेरिस्टेम में जोड़ दिया जाए तो उसे शूट एपेक्स कहा जाता है, प्ररोह शीर्षस्थ कहा जाता है। ठीक है। अब इस शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को समझाने के लिए जो अलग अलग थ्योरीज, जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहली थ्योरी या सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया वो है एपिकल सेल थ्योरी या शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? एपिकल सेल थ्योरी, या जिसे शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, एपिकल सेल थ्योरी या शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत भी बोलते हैं। एपिकल सेल थ्योरी जो है वो सबसे पहले नगेली द्वारा प्रपोज की गई, और नगेली ने ये बताया कि जो लोअर क्रिप्टोगेम्स हैं उनके अंदर शूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट अपेक्स के अंदर एक ऐसी सेल होती है जो कि उस शूट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और उस सेल को एपिकल सेल या शीर्षस्थ कोशिका कहा जाता है। इसीलिए नगेली के इस सिद्धांत को शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत भी कहा जाता है। उनका यह मानना था कि वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के अंदर एक टेट्राहेड्रल एपिकल सेल होती है, एक चतुष्क फलकीय शीर्षस्थ कोशिका, टेट्राहेड्रल एपिकल सेल, जिसे चतुष्क फलकीय शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। ये चतुष्क फलकीय शीर्षस्थ कोशिका होती है और इसी कोशिका से पूरे के पूरे स्टेम की प्राइमरी ग्रोथ कंट्रोल होती है। इस सिद्धांत को एपिकल सेल थ्योरी या शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत कहा गया, जो नगेली द्वारा प्रपोज किया गया, लेकिन बाद में इस सिद्धांत या इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया या इसे गलत माना गया। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टोजन थ्योरी या उत्तकजन सिद्धांत, जिसे अपन बोलते हैं। नंबर 2 थ्योरी कौन सी है? हिस्टोजन थ्योरी या उत्तकजन सिद्धांत। ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी या उत्तकजन सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया गया था हैंस्टीन के द्वारा। यह सिद्धांत दिया किसने था? हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हैंस्टीन का क्या मानना था कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है या शूट अपेक्स जो है वो 3 अलग अलग प्रकार के ऊतकों की परतों से मिलकर के बनता है, जिसमें डर्मेटोजन, प्लीरोम और पेरिब्लेम। कौन कौन सी है? डर्मेटोजन, प्लीरोम और थर्ड है पेरिब्लेम। ठीक है, तो हिस्टोजन थ्योरी या उत्तकजन सिद्धांत जो हैंस्टीन ने दिया, इसके अनुसार शूट एपिकल मेरिस्टेम 3 प्रकार के टिश्यू की लेयर से मिलकर के बनता है, डर्मेटोजन, प्लीरोम और पेरिब्लेम, जिसमें डर्मेटोजन सबसे बाहर की सिंगल लेयर होती है, जिनसे शूट या तने की जो एपिडर्मिस है उसका निर्माण होगा।
डर्मेटोजन से तो किसका निर्माण होगा, जो एपिडर्मिस है उसका निर्माण होगा। सेकंड जो लेयर है जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्लीरोम, ये सबसे भीतरी वाला क्षेत्र होता है जिसमें कोशिकाओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, और इस प्लीरोम वाले पार्ट के द्वारा जो शूट या तना है उसके आंतरिक ऊतक, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू है, जिसमें पित्त है, जिसमें मेडुलरी रेज है, जिसमें पेरिसाइकिल है, इनका निर्माण किससे होता है, प्लीरोम वाले पार्ट से। ठीक है, तो डर्मेटोजन से तो किसका निर्माण होगा, एपिडर्मिस का, स्टेम की एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा जो है उसका निर्माण तो डर्मेटोजन से होगा। जबकि अंदर की तरफ जो वैस्कुलर बंडल है, संवहन ऊतक जो है, या पेरिसाइकिल, परिरंभ की बात अपन कर सकते हैं। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स हैं, पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के अलावा यदि अपन बात करें जैसे मेडुलरी रेज है, ये वाले पार्ट है, इनका निर्माण, या पित्त वाला पार्ट है, मज्जा वाला भाग, इन सब का निर्माण तो किससे होता है, इस प्लीरोम वाले पार्ट से होता है, जो सबसे अंदर की तरफ स्थित होता है शूट एपेक्स या शूट एपिकल मेरिस्टेम के बीच में। डर्मेटोजन और प्लीरोम के बीच में पेरिब्लेम लेयर होती है, और इस पेरिब्लेम लेयर के द्वारा शूट या तने का कॉर्टेक्स वाला पार्ट बनता है। कौन सा पार्ट बनेगा, कॉर्टेक्स वाला पार्ट बनेगा। इसे क्या कहा जाता है, हिस्टोजन थ्योरी या उत्तकजन सिद्धांत, जो कि हेनस्टीन के द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। नंबर थर्ड जो थ्योरी अपन बता रहे हैं, हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी या उत्तकजन परत सिद्धांत। देखिए, ये जो हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी है वो इस हिस्टोजन थ्योरी का ही मॉडिफाइड रूप है। हिस्टोजन थ्योरी को ही, उत्तकजन सिद्धांत को ही रूपांतरित करके हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी प्रपोज की गई, जो कि डर्मन के द्वारा प्रपोज की गई। ठीक है, डर्मन ने क्या किया, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डर्मन ने हेनस्टीन के द्वारा प्रपोज किए गए हिस्टोजन थ्योरी को मॉडिफाई करके हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी प्रपोज करी। और इस हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप किसी भी लेयर को डर्मेटोजन, प्लीरोम, पेरिब्लेम नाम दें, इससे अच्छा यह है कि आप एक सिंगल लेयर नाम दें जिसे आप प्राइमरी हिस्टोजेनिक लेयर कह सकते हैं या प्राइमरी हिस्टोजेनिक परत कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक ही वर्ड आप यूज करें, प्राइमरी हिस्टोजेनिक लेयर। और इस प्राइमरी हिस्टोजेनिक लेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एल फर्स्ट, एल सेकेंड एंड एल थर्ड। ये जो प्राइमरी हिस्टोजेनिक लेयर है इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एल फर्स्ट, एल सेकेंड और एल थर्ड, जिनमें से एल फर्स्ट जो है उस एल फर्स्ट के द्वारा तो आगे चल करके निर्माण होता है एपिडर्मिस का, एल सेकेंड से कॉर्टेक्स का और एल थर्ड से वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण होगा। एल फर्स्ट से तो क्या बनेगी, एपिडर्मिस, एल सेकेंड से निर्माण होगा जो कॉर्टेक्स है या हाइपोडर्मिस वाला पार्ट है उसका, और एल थर्ड से निर्माण होगा वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतकों का। और इस थ्योरी को नाम दिया गया हिस्टोजन या हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, जो कि डर्मन के द्वारा प्रपोज की। ठीक है, उसके बाद में नंबर 4 और जो सबसे फेमस थ्योरी जो है जिसे ट्यूनिका कार्पस थ्योरी कहा जाता है। नंबर 4 जो थ्योरी है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, या जिसे ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सबसे फेमस थ्योरी है शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए, और इस थ्योरी को प्रपोज किया था स्मिड नामक साइंटिस्ट ने, या स्मिट। ठीक है, स्मिट नामक साइंटिस्ट ने इस ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था, प्रतिपादित किया था। स्मिट का यह मानना था कि शूट एपिकल मेरिस्टेम को अपन 2 अलग अलग लेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्यूनिका और एक कॉर्पस, जिसमें ट्यूनिका जो शूट एपिकल मेरिस्टेम का आउटर वाली लेयर जो है उसे तो बोलते हैं ट्यूनिका, और अंदर वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं कार्पस। ठीक है, ट्यूनिका के द्वारा शूट का एपिडर्मिस वाला पार्ट बनता है, जबकि अंदर के सारे पार्ट जो है जैसे कॉर्टेक्स है,
जैसे वैस्कुलर बंडल है, पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस है, पित्त है, इन सब का निर्माण इस कार्पस वाले पार्ट से होता है और इसे ट्यूनिका कार्पस थ्योरी कहा गया, जो स्मिड के द्वारा प्रपोज की गई। ठीक है, इस ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अलावा लास्ट में एक एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डी अटेंडी थ्योरी भी प्रपोज की गई। एन्यू इनिशियल एंड डी अटेंडेड थ्योरी, इस प्रकार की कुछ थ्योरी थी, सिद्धांत था, वो भी एपिकल या शूट एपेक्स मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन या इसके संगठन को समझाने के लिए प्रपोज किया गया था, जो कि प्लैटकॉल और बुवेट ने प्रपोज किया था। ठीक है, जिनमें सबसे फेमस थ्योरी है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ठीक है, तो ये पांचों थ्योरीज क्या है, इनके बारे में अपन ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल ब्रीफ के अंदर, शॉर्ट के अंदर अपन इनको समझ लिया है। पांचों थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि शीर्ष या प्ररोह शीर्ष विभजोतक क्या होता है। प्ररोह शीर्ष विभजोतक के संगठन को विभिन्न विधियों के द्वारा समझाइए, तो वहां पर आपको ये पांचों मेथड्स बताने होंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है और शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को अपन कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो डाइकोट स्टेम हो या मोनोकोट स्टेम हो, तो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें कोई खास अलग से चीज़ नहीं है कि बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकती है, रूट हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, वो अलग अलग स्टेम की अलग अलग क्वालिटी होगी। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो है वो अलग अलग लेयर में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, जिसमें हाइपोडर्मिस जो कि स्क्लेरेन काइमा से मिलकर के बनी हुई हो सकती है, और इसके अलावा कॉर्टेक्स आउटर, मिडिल और इनर कॉर्टेक्स में भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है। कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो वो एंडोडर्मिस कहलाती है सामान्यतः। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ एकल स्तरीय या बहुस्तरीय पेरिसाइकिल या परिरंभ हो सकता है, और पेरिसाइकिल या परिरंभ के अंदर की तरफ वैस्कुलर बंडल जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, वो वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ अलग अलग तरीके से अरेंज होंगे। इसी प्रकार की तो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, चाहे डाइकोट स्टेम की आप बात कर लीजिए, चाहे मोनोकोट स्टेम की बात कर लीजिए। डाइकोट और मोनोकोट स्टेम में फर्क यही है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कि डाइकोट स्टेम के अंदर जाइलम जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग टाइप के जाइलम होंगे, क्योंकि डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि भी देखने को मिलती है, जबकि मोनोकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि देखने को नहीं मिलती। तो वहां पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो टिश्यू है वो वहां पर अब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं डाइकोट स्टेम की जो कुछ एनोमेलस स्ट्रक्चर है, कुछ असंगत संरचनाएं जो है, ठीक है, एनोमेलस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, उनकी बात करता हूं। तो सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एनोमेलस स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइकोट स्टेम। द्विबीजपत्री तने के अंदर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ एनोमेलस या असंगत संरचना है। असंगत या एनोमलस स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जो नॉर्मली डाइकोट स्टेम के अंदर देखने को नहीं मिलती, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ डाइकोट प्लांट्स के स्टेम के अंदर वो स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है, उन्हें अपन असंगत संरचनाएं या एनोमेलस स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। ठीक है, इनमें से 5 या 6 एनोमेलस स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एग्जाम के अंदर यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डाइकोट स्टेम की एनोमेलस स्ट्रक्चर में जैसे सबसे पहले अपन बताएं, अब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म, पहला स्ट्रक्चर, absence of vessels in xylem। नॉर्मली जो डाइकोट स्टेम है
भाई डाइकोट और मोनोकोट जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट ही तो है, और एंजियोस्पर्म के अंदर जो जाइलम है उस जाइलम में जाइलम वेसल्स या जाइलम वाहिकाएं बिल्कुल स्पष्ट होती है। लेकिन कुछ स्टेम ऐसे हैं, कुछ डाइकोट स्टेम ऐसे हैं जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो जाइलम प्रेजेंट होते हैं उन जाइलम में वेसल्स जो है, वाहिकाएं जो है वो क्या रहती है, अब्सेंट रहती है, अनुपस्थित रहती है। एग्जाम्पल है ड्राइमिस, और जैसे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला है, एग्जाम्पल अपन क्या बता सकते हैं, ड्राइमिस। इसके अलावा जलीय पादपों के अंदर जैसे अपन बात कर लें हाइड्रिला, ये ऐसे डाइकोट स्टेम के एग्जाम्पल हैं जिनमें वेसल नहीं होती, जाइलम वेसल जिनके अंदर अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती। पहली एनोमलस स्ट्रक्चर क्या होगी, जाइलम वेसल्स की अनुपस्थिति। ठीक है। दूसरा है स्केटर्ड वैस्कुलर बंडल, यानी कि संवहन जो पुल है उनका बिखरी हुई अवस्था में होना। सेकंड क्या है, स्केटर्ड वैस्कुलर बंडल, यानी कि जो संवहन बंडल है वो बिखरी हुई अवस्था में, बिखरे हुए संवहन बंडल पाया जाना। ये भी एक नॉर्मली डाइकोट स्टेम के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर नहीं है। नॉर्मली डाइकोट स्टेम के अंदर जो वैस्कुलर बंडल है वो एक रिंग या एक वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन कुछ डाइकोट स्टेम ऐसे भी हैं जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल या जो संवहन पूल है वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपेवर है, निम्फिया है, थैलिक्ट्रम है, ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, पेपेवर, इसके अलावा निम्फिया। ठीक है। और पेपेवर और निम्फिया किसके एग्जाम्पल है, ऐसे डाइकोट स्टेम के एग्जाम्पल है जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल या संवहन पोल स्केटर्ड यानी कि बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स, सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स। सामान्यतः डाइकोट स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक ही वैस्कुलर बंडल के अंदर, जैसे आपने ऐसा कुछ वैस्कुलर बंडल पढ़ा होगा, ये वैस्कुलर बंडल है, इसमें बीच में कैम्बियम आपको दिखाई दे रही है, एक तरफ जाइलम है, मान लीजिए इस तरफ जाइलम है और इस तरफ फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक ही वैस्कुलर बंडल के अंदर है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पृथक वैस्कुलर बंडल के अंदर, जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा वैस्कुलर बंडल है जिसके अंदर केवल फ्लोएम ही फ्लोएम पाया जा रहा है, दूसरा कोई ऐसा वैस्कुलर बंडल है जिसमें केवल जाइलम ही जाइलम पाया जा रहा है। ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं जिनमें फ्लोएम और जाइलम अलग अलग वैस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है कुकुमिश, और जो कैस्टर है अरंडी वो भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक तो है कुकुमिश और एक है कैस्टर या अरंडी। आई बात समझ में। तो थर्ड जो एनोमलस स्ट्रक्चर असंगत संरचना है वो जाइलम और फ्लोएम का अलग अलग वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होना। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स। इसका क्या मतलब है, नॉर्मली सामान्यतः क्या देखने को मिलता है कि वैस्कुलर बंडल जो है वो एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ घिरे हुए होते हैं, कॉर्टेक्स या वल्कुट वाले भाग के अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते सामान्यतः डाइकोट स्टेम के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन या अपवाद भी देखने को मिलते हैं जिनमें कॉर्टेक्स या वल्कुट वाले भाग के अंदर भी वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को
कॉर्टिकल बंडल्स कहा जाता है, क्योंकि कॉर्टेक्स वाले भाग में है, और कॉर्टेक्स वाले भाग में जो वैस्कुलर बंडल है उन्हें अपन क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल बंडल्स बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे डाइकोट स्टेम के एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं जिनमें कॉर्टेक्स वाले भाग में वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कैजुराइना एंड लिमोनियम। एग्जांपल क्या है इसके, एक तो है जैसे लिमोनियम, एक है कैजुराइना। कैजुराइना और लिमोनियम ऐसे डाइकोट स्टेम की एग्जाम्पल है जिनमें कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 अपन ये बता सकते हैं प्रेजेंस ऑफ इंटरजैलरी फ्लोएम। नंबर 5 क्या बता सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंटरजाइलरी फ्लोएम, यानी कि जाइलम के अंदर ही फ्लोएम प्रेजेंट है। नॉर्मली वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं कैम्बियम के द्वारा, जब अपन सेकेंड डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उनके बीच में कैम्बियम स्ट्रक्चर पाई जाती है, और कैम्बियम की वजह से ही वो सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित करते हैं। यदि कैम्बियम ना हो और जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरजाइलरी फ्लोएम जिसे अपन बोलेंगे, तो ये भी एक एनोमलस स्ट्रक्चर है। ज्यादातर पादपों में फ्लोएम जाइलम के बाहर स्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जाइलम है, इसके बाहर की तरफ फ्लोएम स्थित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिसमें फ्लोएम के अलावा जाइलम के अंदर की ओर पिथ में भी फ्लोएम पाए जाते हैं। यानी कि जाइलम है, जाइलम के अंदर की ओर पिथ वाले भाग में भी फ्लोएम है, यानी कि बाहर भी फ्लोएम और अंदर भी फ्लोएम। इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं इंटरजाइलरी फ्लोएम, यानी कि जाइलम के अंदर फ्लोएम पाया जा रहा है। ये भी एक एनोमलस स्ट्रक्चर मानी जाएगी डाइकोट स्टेम के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें यूकेलिप्टिस है, लेप्टोडीनिया है, ठीक है, कैलोट्रोपिस है, इसके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। यूकेलिप्टिस यानी कि सफेदा, कैलोट्रोपिस यानी कि आँख है, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, इंटरजाइलरी फ्लोएम देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये 5 एनोमलस स्ट्रक्चर या असंगत संरचनाएं डाइकोट स्टेम या द्विबीजपत्री तने की अपन ने पढ़ी है। ठीक है, शायद 2021 में ये क्वेश्चन आया था, उसमें शायद 4 जो एनोमलस स्ट्रक्चर है डाइकोट स्टेम की वो पूछी थी। ठीक है, तो 5 यहाँ पर अपन ने पढ़ ली है, पांचों के एक एक दो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से अपना बनता है वो है एनोमलस स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइकोट स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन बात करें, एक छोटा सा शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन जो है वो कैम्बियम से भी पूछा जा सकता है कि कैम्बियम क्या है या कैम्बियम के क्या फंक्शंस हैं, वो भी अपन यहीं पर कवर कर लेते हैं। कैम्बियम में देखिए एक तो फेसिकुलर कैम्बियम होती है और एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है। दोनों में क्या फर्क है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो कैम्बियम या एधा क्या होती है, सामान्यतः डाइकोट प्लांट्स के अंदर, डाइकोट के स्टेम के अंदर या डाइकोट्स की रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे कैम्बियम बोलते हैं। जैसे आपने ऐसे वैस्कुलर बंडल, ये मान लीजिए स्टेम है, स्टेम के अंदर अपन इस प्रकार के मान लीजिए वैस्कुलर बंडल बता रहे हैं। वैस्कुलर बंडल के अंदर इस प्रकार से बीच में कैम्बियम बताते हैं, एक तरफ इस प्रकार से जाइलम है और एक तरफ ये फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसे कैम्बियम या एधा कहा जाता है। और कैम्बियम जो है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है फेसिकुलर कैम्बियम, एक तो है फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, और दूसरी होती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एक तो होगी फेसिकुलर कैम्बियम और एक होती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो कैम्बियम है इसे तो बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। अंतःपूलीय एधा, एक वैस्कुलर बंडल या एक संवहन पूल के अंदर उपस्थित एधा अंतःपूलीय एधा या फिर फेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। जबकि 2 अलग अलग वैस्कुलर बंडल, जैसे एक यहां पर है,
एक यहां पर ये वैस्कुलर बंडल है। इन दोनों वैस्कुलर बंडल की जो कैम्बियम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इस कैम्बियम को अपन क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फर्क है दोनों में। एक ही वैस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट कैम्बियम जो कि उस वैस्कुलर बंडल के जाइलम और फ्लोएम को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, उसे तो क्या बोलते हैं? फेसिकुलर कैम्बियम। और दो अलग अलग वैस्कुलर बंडल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने वाली कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। कैम्बियम का क्या फंक्शन है? तो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम को एक दूसरे से सेपरेट रखने का काम करती है, पृथक रखने का काम करती है। इसके अलावा जब सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होगी तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के फॉर्मेशन को भी कैम्बियम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के सेपरेशन का काम जो है वो इस कैम्बियम का होता है। और इसी कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होने के बाद में जो एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग, जो वार्षिक वलय या वृद्धि वलय जो बनती हैं, वो इन कैम्बियम की वजह से ही या कैम्बियम की सक्रियता की वजह से ही बनती हैं। ठीक है, तो ये कैम्बियम के बारे में एक शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कैम्बियम के बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां से, वो है सेकेंडरी ग्रोथ से, द्वितीयक वृद्धि से। ठीक है, स्टेम के अंदर नॉर्मली आपको पता है डाइकोट स्टेम के अंदर तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, लेकिन जो मोनोकोट स्टेम है, एक बीजपत्री जो तना है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि जो है वो नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ऐसी तो कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि की। नेक्स्ट ये थर्ड या फोर्थ जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अपन कह सकते हैं इस यूनिट का। ठीक है, यूनिट सेकंड में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि। देखिए, डाइकोट प्लांट चाहे वो स्टेम हो चाहे रूट हो, ऑब्वियसली यूनिट सेकंड के अंदर केवल स्टेम के बारे में दिया हुआ है। तो स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि कैसे होगी? तो द्वितीयक वृद्धि जो है वो कैम्बियम की सक्रियता की वजह से कैम्बियम के बाहर की, अंदर की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम और कैम्बियम की बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा जब सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, और द्वितीयक वृद्धि जब होती है डाइकोट स्टेम के अंदर, तो वहां पर कुछ स्पेशल टाइप की जो स्ट्रक्चर्स बनती है, वहां से कई बार एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे 2021 के एग्जाम में ही शायद क्वेश्चन टाइलोसिस से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा ग्रोथ रिंग या वो वृद्धि वलय क्या होती है, उनके बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एनुअल रिंग्स की। एनुअल रिंग्स या जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। ठीक है, एनुअल रिंग्स या जिनको क्या कहा जाता है, वार्षिक वलय भी कहा जाता है। एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय क्या होती है, या फिर इनको ग्रोथ रिंग भी कह सकते हैं, ग्रोथ रिंग्स। ठीक है, देखिए, जब सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा। उस समय क्या होता है, कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी जाइलम के घेरों का निर्माण होता है, जो सामान्यतः तने के ट्रांसफर सेक्शन में एक रिंग के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें वार्षिक वलय या फिर ग्रोथ रिंग बोलते हैं। ठीक है, कैम्बियम के चारों तरफ जाइलम की एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा, जिससे एक रिंग या वलय बनती है, और उस रिंग या वलय को वार्षिक वलय या ग्रोथ रिंग बोलते हैं। इसे वार्षिक वलय नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सामान्यतः एक साल के अंदर केवल एक ही रिंग या वलय बनती है। जब ऑटम सीजन होता है तो उस समय जो वुड बनती है उसे ऑटम वुड बोलते हैं। स्प्रिंग सीजन के अंदर जो वुड बनती है उसे स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, पहले स्प्रिंग का सीजन आएगा तो उस वुड को बोलेंगे स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटम सीजन आएगा तो उस वुड को अपन बोल देंगे
ऑटम वुड या फिर लेट वुड। इस प्रकार से एक साल के अंदर दो वुड का निर्माण होता है, अर्ली वुड और लेट वुड। ये अर्ली और लेट वुड अल्टरनेट ऑर्डर में, एकांतर क्रम में एक रिंग के रूप में, एक वलय के रूप में उपस्थित होती है, जिसे अपन एनुअल रिंग या वार्षिक वलय बोलते हैं। जब किसी तने को काटा हुआ आपने देखा होगा, किसी सेकेंडरी ग्रोथ हो चुके बड़े पेड़ को काट करके, जब उसके तने को काट करके आप देखते हैं तो उस तने के अंदर आपको ब्राउन कलर की या वाइट कलर की रिंग दिखाई देती है। एक्चुअल में जो वो रिंग है वो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही बनी है, और उन्हें ही अपन एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग बोलते हैं। वो रिंग जो है वो सामान्यतः जनरली क्या होता है, एक साल के अंदर पहले अर्ली वुड और फिर लेट वुड, ये अल्टरनेट क्रम में बनती है। एक अर्ली वुड और लेट वुड से बनी जो रिंग है उसे एक एनुअल रिंग कहा जाता है। एक साल के अंदर सामान्यतः एक वार्षिक वलय बनती है। तो किसी भी पादप में इन वार्षिक वलयों की संख्या को गिन करके उस पादप या उस वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। उस वृक्ष की आयु क्या है, उस वृक्ष की एज क्या है, इसका निर्धारण आसानी से किया जा सकता है इन एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलयों की संख्या को काउंट करके। और इस प्रोसेस को वृक्ष कालानुक्रमण कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वृक्ष कालानुक्रमण। किसी भी डाइकोट स्टेम में एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय की संख्या को गिन करके उस वृक्ष की उम्र ज्ञात करने की जो विधि है, मेथड है, उसे वृक्ष कालानुक्रमण या इंग्लिश में डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, डेंड्रो या डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, छोटे वाले क्वेश्चन में कई बार वृक्ष कालानुक्रमण के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एनुअल रिंग या वार्षिक वलय शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। ठीक है, एक जो टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कई बार, टाइलोसिस। टाइलोसिस कई बार क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है तो वेसल्स और जो ट्रैकिड्स है उनके इनएक्टिव होने से या उनके डैमेज होने से जो पैरेन्काइमेटस सेल है वो ल्यूमन में गुब्बारे की तरफ फूल जाती है, और इस गुब्बारे की तरफ फूली हुई संरचना को टाइलोसिस कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि के समय कई बार वेसल्स या ट्रैकिड्स यानी कि वाहिका और वाहिनिकाओं के डैमेज होने के कारण, क्षतिग्रस्त होने के कारण जो एक्सियल पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, मर्दूत की जो कोशिकाएं हैं, वो फूल करके ल्यूमन की तरफ, अंदर की तरफ आ जाती है। जैसे मान लीजिए ये डाइकोट स्टेम था, यहाँ पर जाइलम और या जाइलम की जो ट्रैकिड्स और वेसल्स है उनकी सेल्स फूल करके इस प्रकार से इस ल्यूमन के अंदर आ जाएं, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, टाइलोसिस स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये जो टाइलोसिस स्ट्रक्चर है उसमें मेनली अपन ये बताते हैं कि गुब्बारेनुमा संरचनाएं हैं जो कि पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित होने की वजह से बनती हैं। इनमें गोंद वगैरह भी इकट्ठे हो सकते हैं। इनकी जो भित्ति है वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। एग्जाम्पल कॉलियस और कुकुरबिटा के अंदर टाइलोसिस जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, तो कॉलियस और कुकुरबिटा, ठीक है, कॉलियस और कुकुरबिटा के अंदर इस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं टाइलोसिस के। ठीक है, ये भी कई बार शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन या जो एक नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, लास्ट जो टाइप है वो है हार्टवुड एंड सैपवुड। ये क्या है, हार्टवुड एंड सेपवुड। हार्टवुड को बोलते हैं अंतः कास्ट और सेपवुड को बोलते हैं रस कास्ट। ठीक है, ये क्या होती है, जब डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है तो वहां पर ऐसी वुड जो कि कास्ट कई वर्षों बाद बनती है, रस कास्ट या रस दारू कहलाती है, जिसे एल्बर्नम भी कहा जाता है। जो बाहर वाली कास्ट है,
ठीक है। स्टेम के अंदर जो बाहर वाली वुड या कास्ट होती है वो तो कहलाती है सेप वुड या रस कास्ट, जो कि सामान्यतः सॉफ्ट होती है। लेकिन अंदर वाली जो वुड या कास्ट होती है जो कि सामान्यतः कठोर होती है, हार्ड होती है, उसे हार्ट वुड या अंतः कास्ट कहा जाता है। ठीक है। इस सेप वुड के अंदर या रस कास्ट जो बाहर की तरफ है, यहां की कोशिकाएं जीवित होती है और वो जल की संवहन का कार्य भी कर सकती है। लेकिन यदि अपन बात करें हार्टवुड की सेल्स की, जो अंतः कास्ट है, उसकी जो सेल्स है वहां सेल्स डेड या मृत कोशिकाएं होती है और ये गहरे रंग की होती है। सामान्यतः जो हार्टवुड है वो गहरे रंग की है, सॉफ्टवुड जो है वो हल्के रंग की है। हार्डवुड मृत कोशिकाओं द्वारा बनी हुई है, सॉफ्टवुड जीवित कोशिकाओं द्वारा बनी हुई है। हार्डवुड बाहर की तरफ स्थित होती है, जबकि सॉफ्टवुड जो है वो अंदर की तरफ, सॉफ्टवुड जो है या सेपवुड जो है वो बाहर की तरफ और हार्डवुड या अंतःकाष्ठ जो है वो अंदर की तरफ स्थित होती है। ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। यह सबसे पहले बनेगी उसे हार्टवुड बोलेंगे, बाद में बनेगी उसे सैपवुड या रसकास्ट बोलेंगे। तो कई बार इन दोनों में अंतर या डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या इनके ऊपर शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। इस प्रकार से ये 3 या 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं इस यूनिट सेकंड से, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेकंड जिसके अंदर शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र के बारे में, यानी कि शूट या तने के बारे में डिटेल में है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है शूट एपिकल मेरिस्टेम और उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन एनोमेलस जो स्ट्रक्चर्स अपन ने बताई थी डाइकोट स्टेम की, उनके बारे में। तीसरा क्वेश्चन स्टेम में इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, मोनोकोट और डाइकोट स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, स्पेशली जो डाइकोट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैम्बियम क्या है, इसके कार्य, इनसे शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि के अंदर ये जो 3 या 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं, इनमें शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन या संक्षिप्त टिप्पणी वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चाहे वो प्रश्न एनुअल रिंग से हो, चाहे वो क्वेश्चन टाइलोसिस से हो, या फिर वो हार्टवुड या सैपवुड से हो, इनसे शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन या संक्षिप्त टिप्पणी वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर अपन ने ये जो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो बिल्कुल शॉर्ट वे के अंदर, ठीक है, संक्षिप्त के अंदर अपन ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया है या रिवाइज किया है। ठीक है। इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। एग्जाम में यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको डिटेल से ये सब लिखने हैं, और अपन इनको ऑलरेडी हमारा आई स्टडी ऑनलाइन का जो ऐप है उसके ऊपर ऑलरेडी इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आपने इन सबको डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है। यदि नहीं पढ़ा और पढ़ना चाहते हैं तो आई स्टडी ऑनलाइन का जो हमारा ऐप है, आई स्टडी ऑनलाइन ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपनी ईयर के हिसाब से अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, राजस्थान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब यूनिवर्सिटीज़ के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अलग अलग कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है, जिनकी जो फ़ी है, जिनका जो चार्ज है वो मात्र 181 रुपये है। 181 रुपये में आपको 1 साल का पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों जो सब्जेक्ट है उनकी जो तीनों पेपर्स है वो आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी अलग अलग मीडियम्स के अंदर वहाँ पर अवेलेबल है, आप अपने मीडियम के हिसाब से वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है। ना केवल केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि जो पीसीएम से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है। आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपने ईयर के हिसाब से वहाँ पर कोर्स को चेक करके अपना कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। डिटेल में वहाँ पर अपने ये सारे पेपर्स, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकेंड ईयर के हो, चाहे फाइनल ईयर के हो, सारे पेपर्स जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में वहाँ पर अपन ने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर अपन हर एक क्लास के अंदर एक यूनिट को डिस्कस करें, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारा जो टॉपिक है उसको अपन डिटेल में पढ़ लें। तो बिल्कुल शॉर्ट वे के अंदर, ब्रीफ के अंदर यहाँ पर अपन टॉपिक्स को, ताकि आपका उन टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप आई स्टडी ऑनलाइन का हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। यदि ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए और आई स्टडी ऑनलाइन का हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।